Welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry for class 8 ICSE board. The name of chapter is water. In previous video we discussed about part 1 and part 2, and in this video we'll learn about how to prepare water in laboratory. ठीक है, किस तरीके से हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं वाटर को, आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो है वाटर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे नॉर्मल तरीके से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट गेट स्टार्ट विद वीडियो। सो लेबोरेटरी में जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं वाटर को तो हमें कुछ अपरेटस चाहिए होते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। लुक एट दिस डायग्राम। बच्चे लोग इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर कुछ अपरेटस यूज़ किए गए हैं, है ना। प्योर हाइड्रोजन गैस ली गई है। प्योर हाइड्रोजन गैस को जब हम पास करेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर इफ़ प्रेजेंट। तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर वेपर इफ़ प्रेजेंट, ठीक है। अगर वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन हो रही है, देखो पहला क्या किया गया, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जलाया गया है। यहाँ से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर है। जब इसमें से हाइड्रोजन गैस पास आउट होती है, हाइड्रोजन गैस जब पास आउट होती है तो क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है ड्राई हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पर ड्राई हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन पास आउट हुई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से, मतलब जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जब हम लोग लाइट जलाएंगे, लाइट मतलब यहाँ पर हम बर्निंग करेंगे, यहाँ पर जलाएंगे ड्राई हाइड्रोजन गैस को, तो क्या होगा, इनलेट फॉर कोल्ड वाटर, ठीक है। जो ठंडा पानी था वो क्या होगा, इसमें से वापस इस बर्नर में से वापस जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वार्म वाटर हो जाएगा। जो बाहर निकलेगा वो वार्म आउट वाटर होगा। इसमें जो होगा इनलेट फॉर कोल्ड वाटर इसमें भरेंगे, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, जो आउटलेट वाटर मतलब जो बाहर निकल रहा है पानी, वो वार्म वाटर होगा। तो हाइड्रोजन गैस जलती है तो ब्लू फ्लेम देती है, हमको पता है ये बात हमको पता है भाई कि जो हाइड्रोजन गैस है जब वो जलती है तो ब्लू फ्लेम देती है। और हाइड्रोजन गैस जलने के बाद क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो यहाँ पर क्या है, पानी ही रखा गया है, यहाँ पर भी पानी रखा गया है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से होते हुए जा रही है भाई वाटर में, है ना, यहाँ पर जा रही है, इस तरीके से बर्न हो रहा है। और ये जब बर्न हो रहा है हाइड्रोजन गैस, बर्न विथ ब्लू फ्लेम, यहाँ ब्लू फ्लेम देगी। ये यहाँ पर दिखाया नहीं गया ब्लू फ्लेम, बस ये ब्लू फ्लेम देगी। और जो वाटर है कोल्ड वाटर, वो वार्म वाटर में यहाँ से आ जाएगा नीचे। अब इस कंडीशन को भी पढ़ते हैं फिर से, इसमें कुछ प्रोसेस देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या किया गया कि ड्राई हाइड्रोजन जो है बर्न होती है सफिशिएंट सप्लाई टू एयर। जो सूखी हाइड्रोजन गैस है, जो ड्राई हाइड्रोजन है, उसको जलाएंगे सप्लाई टू ऑफ एयर, कुछ एयर की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन जो है वो बर्न करती है फॉर्म ड्रॉपलेट ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड फ्लास्क। हाइड्रोजन गैस जो जल रही होती है, ये हाइड्रोजन गैस जो जल रही है ना, यही हाइड्रोजन गैस जो जल रही है, उसमें जो कोल्ड वाटर है कुछ ड्रॉपलेट के रूप में नीचे गिरेगा। क्या होगा, ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरेगा। ये जो नीचे गिर रहा है ना, वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है, कोल्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बैंड वन फॉर्म ड्रॉपलेट ऑफ व्हेन कमिट कॉन्टैक्ट विद, जब ये हाइड्रोजन गैस कॉन्टैक्ट में आएगी किसके, कोल्ड फ्लास्क के, तो ड्रॉपलेट्स के रूप में पानी यहाँ पर नीचे गिरेगा। एंड लिक्विड इज कलेक्ट एंड टेस्टेड फॉर वाटर, और ये लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा एंड टेस्टेड फॉर वाटर। अब इसको टेस्ट करोगे तो ये वाटर ही होगा, ये लिक्विड जो कलेक्ट हुआ है वो वाटर ही होगा, ठीक है। तो ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस से कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर को, ये प्रोसेस आप लोग लैब में कर सकते हो। बट नेचुरली प्रोसेस करवाया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है। क्योंकि भाई हम लोग यूज़ किसका कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का, जो बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस है ना, रिस्की वाली गैस है, जो आग पकड़ लेती है जल्दी से। तो टेस्ट ऑफ फॉर वाटर, अब हम लोग वाटर का टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है भाई। तो द वाटर कलेक्टेड इन डिश, जो वाटर कलेक्ट हुआ है डिश में, उसका टेस्ट करने का कुछ तरीका बताया। क्या तरीका, पहला तो वाटर टर्न्स वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। जो वाटर होगा वो वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को टर्न कर देगा, मतलब बदल देगा ब्लू में। तो इसका मतलब है क्या, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जब हम उसकी कुछ, जो हमने डिश में पानी कलेक्ट किया है, वाटर कलेक्ट किया है, अगर उसमें हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट थोड़ा सा ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स, तो ये कंबाइन हो जाएगा उसके मॉलिक्यूल से, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होती है वो ब्लू कलर में हो जाएगी।
जैसे यहाँ पर एनहाइड्रस सल्फेट हमने लिया जो कि वाइट कलर की थी, जब इसको हम वाटर के मॉलिक्यूल में मिलाएंगे तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर की हो जाएगी। इसका मीन्स क्या है कि ये जो है इसमें वाटर प्रेजेंट है, और वाटर टर्न करता है ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड को पेपर पिंक में। पेपर पिंक में मीन्स जैसा आपने देखा होगा, लिटमस पेपर देखा है आप लोगों ने, पिंकिश कलर का थोड़ा सा होता है, वैसे कलर में ये चेंज कर देगा, है ना। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर आपको दिया है फॉर्मूला कि लूजली हेल्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंपाउंड इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के कंपाउंड के फॉर्म में, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। इन मॉलिक्यूल को, जो भी वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या लगाते हैं, डॉट लगाकर अलग करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल जो है कॉपर सल्फेट डॉट H2O। तो यहाँ पर डॉट H2O मतलब क्या है यहाँ पर कि वाटर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में है। जैसे आप लोगों ने चीनी के टुकड़े देखे क्रिस्टल के फॉर्म में, चीनी के टुकड़े भी क्या होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे। तो वैसे ही बिल्कुल वाटर जब जो होगा, जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, थोड़ा सा उसको अलग करने के लिए डॉट लगाते हैं। वॉशिंग सोडा में भी क्या है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें भी H2O मिला होता है, लेकिन यहाँ पर डॉट अलग करा है मतलब क्रिस्टल है। यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में। समझ गए बात को। अब एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि शो डैट ब्लू विट्रॉल क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि जो ब्लू विट्रॉल क्रिस्टल है उसमें वाटर जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्या लेना है, सम पाउडर्ड कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा पाउडर लेना है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक सूखा और साफ टेस्ट ट्यूब में उसको लेंगे एंड इसको स्लाइटली टाइटलिंग डाउनवर्ड्स, मतलब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, टिलिंग डाउनवर्ड्स, एंड ड्रॉप्स ऑफ कलरलेस लिक्विड विल कंडेंस ऑन कूलर पार्ट ऑफ कलेक्ट इट डिश। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो ड्रॉप है वो कलरलेस लिक्विड की कंडेंस एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी, और जो कूलर पार्ट है डिश का, एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट लेफ्ट बिहाइंड द टेस्ट ट्यूब, जो इसके अंदर है ना, ये ड्रॉपलेस वाटर की इस ट्यूब में आ जाएगी, और जितना भी यहाँ पर जो क्रिस्टल फॉर्म है ना, जो भी कॉपर सल्फेट का बचा हुआ पार्ट है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रह जाएगा। तो ये लिक्विड जो होगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होने लगेगा। तो डैट मीन्स लिक्विड इज़ वाटर। जो भी है वो वाटर का ड्रॉपलेट्स शो करेगा कि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है क्रिस्टल के फॉर्म में। कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट यहाँ पर लिया गया है, बिल्कुल वैसे ही रिमूव ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन बाय हीटिंग। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, है ना, इसको हमने हीट किया तो इसमें जो ड्रॉपलेट्स थी वाटर की वो इस ट्यूब में इकट्ठा हो गई, और वो वाटर क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर अलग हो गया, है ना, ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विड है वहाँ पर वाटर। अब देखो ई फ्लोरेसेंस क्या होता है। ई फ्लोरेसेंस क्या होता है, कुछ हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन जो होते हैं सॉल्ट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब एक मिक्स में मिनिमम टेम्परेचर पे, या फिर ऑर्डिनरी मीन्स टेम्परेरी टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर लूज देयर वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो अपने वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को अलग कर देते हैं, मतलब बाहर तोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, एंड सच सॉल्ट आर कॉल्ड इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। क्या बताया मैंने, अगर कोई हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर पे, मतलब एक ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे ही वो जो है एक्सपोज हो गया, टूट गया, तो उसमें से वाटर जो है वो लूज़ कर देता है, वाटर के जो क्रिस्टल हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, और जो सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन है। जब हमने क्या किया, जब इसको मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही क्या होंगे, अपने में से वाटर को लूज़ कर देंगे। इन्होंने क्या किया, अपने में से वाटर को लूज़ कर दिया, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी हो। ये समझ लेना बेटा कि हाइड्रेटेड मीन्स जिसमें वाटर हो, और एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो। तो यहाँ पर वाटर नहीं है, वाटर अलग हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं डेली इक्वेशंस, ठीक है। डी लिक्विसेंस का बात करते हैं, डेली क्या बोल रही हूँ मैं, गलत बोल दी मैंने। डी लिक्विसेंस का बात करती हूँ, तो यहाँ पर कुछ वाटर के सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर में
एटमॉस्फेयर में जो है एक्सपोज होते हैं एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बाहर निकाल देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिकम मॉइस्ट, ये मॉइस्ट हो जाते हैं, नमी भर लेते हैं अपने अंदर, लॉस कर देते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म का, अल्टीमेटली डिजॉल्व इन एब्जॉर्ब वाटर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं डीलिक्विसेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था, मतलब जिसमें वाटर नहीं था। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं था। ऐसा कैल्शियम क्लोराइड जब मॉइस्ट यानी नमी के कांटेक्ट में आया तो वो कैसा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड हो गए, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कॉस्टिक पोटाश। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि अपने आप को क्या करते हैं, मॉइस्ट कर लेते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये अपने आप को मॉइस्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो भी नमी इनके वातावरण में, जो भी एटमॉस्फेयर में नमी होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ पर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो डिजॉल्व होकर के वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हाइड्रेटेड था, मतलब जो लिक्विड के फॉर्म में था, वो चेंज हो जा रहा था क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, वाटर अलग हो जा रहा था। और डीलिक्विसेंस में क्या है कि यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, वो एक्सपोज हो जा रहे हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और वो नमी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। समझ रही बात को? इतना क्लियर हो गया आप लोग को? चलो अब क्या है, देखो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस जो एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से बिना डिजॉल्विंग इन इट, बिना उसमें घुले, बिना उसमें डिजॉल्व हुए। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। एंड दिस प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी। फॉर एग्जाम्पल क्विकलाइम। क्विकलाइम आपने देखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो होते हैं, ये सारे क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में, ये डिजॉल्व, पहले तो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को बिना उसमें डिजॉल्व हो, ये मॉइस्चर को क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्विकलाइम ये सब वगैरह का। कीप इट ड्राई, कीप इट ड्राई मतलब यू माइट हैव एब्जॉर्ब दैट व्हेन यू बाई अ बॉटल ऑफ टिफ़िन। जब आप लोग बॉटल लेते हैं या टिफ़िन लेते हैं तो उसमें एक स्मॉल पैकेट होता है, छोटा सा पैकेट होता है जिसका नाम है सिलिका जेल। किसका नाम क्या है? सिलिका जेल। ये सिलिका जेल जो होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि नमी को एब्जॉर्ब कर ले, या नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें माइक्रोब्स नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि नमी जहाँ पर होगी वहाँ पर माइक्रोब्स पैदा होंगे, वहाँ बैक्टीरिया पैदा होंगे। तो इसी वजह से खाली जो बॉटलें होती हैं, जब जो भी आप लोग लेने जाते हो टिफ़िन वगैरह, तो उसमें ये सिलिका जेल प्रेजेंट होता है ताकि वो इनसाइड जो है स्मेल, उसमें मतलब गंदी सी स्मेल ना आए, सेविंग ऑफ स्मेल एंड इनसाइड द न्यू कंटेनर। जो नए बर्तन हैं, जो भी नए कंटेनर, उसमें गंदी स्मेल ना आए और उसमें बैक्टीरिया जम्स पैदा ना हो। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की। यहाँ तक समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? देखो कलर, सबसे पहला है कलर। मैंने बता चुका है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी की बेटा लोग बात करेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें आएंगी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? कलर आता है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, ऑर्डर कैसा है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहला चीज़ कलर। तो आप सभी को पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, और क्लियर लिक्विड होता है, मतलब उसमें कोई भी कलर वाला नहीं होता है, आप लोग देख सकते हो, है ना, नेचुरली आप लोग देख सकते हो। ऑर्डर में क्या है भाई, कैसी स्मेल होती है? तो प्योर वाटर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, कोई भी स्मेल नहीं होती प्योर वाटर में, है ना। टेस्ट, प्योर वाटर जो होता है टेस्टलेस होता है, हैज़ अ फ्लैट टेस्ट, मतलब एक अजीब सा ही टेस्ट उसमें होता है, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट होता है, बहुत कम होता है। जैसे आप लोग अगर आप पियोगे, मतलब आप नॉर्मल नल का पानी पियोगे और आप अगर पानी पियोगे समरसेबल का, तो आपको उसमें डिफरेंट समझ में आएगा, ठीक है। वो पानी थोड़ा सा बोले तो उस टाइप का लगता है, मुझे तो तीखा टाइप का लगता है, ऐसा पता नहीं क्या, है ना। तो उसमें थोड़ा सा होता है, नॉर्मली वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो भाई आप सभी पढ़ चुके हो कि प्योर वाटर जो होता है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अफेक्ट करता है प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज़ को, है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है ना प्रेशर को एंड इम्प्योरिटीज़ को। अगर गंदा पानी होगा तो वो कम समय में वो बॉयल हो जाएगा, और अगर साफ़ पानी होगा तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा ही लगेगा, है ना। पहला इसमें दिया इंक्रीज इन प्रेशर रेज बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा।
दिस फैक्ट इज मेड यूज प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। एंड डिक्रीज इन प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो देखो हिल, जहाँ पे एट हिल्स वाटर बॉयल्स बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं, जितने पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है भाई, वहाँ पर पानी जो है वो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे। क्यों, कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट एट हिल, इसी वजह से कुकिंग जो है मतलब खाना बनाना जो है हिल्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें प्रेशर वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, सभी को पता है ना। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीटी बजने लगती है। जब वेन प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है। एज रिजल्ट मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा लगेगी, है ना। हेंस द एक्स्ट्रा हीट टेकन बाय अ वाटर मेक फूड टू कुकड फास्टर, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा हीट देंगे हम तो क्या होगा, खाना जल्दी बन जाता है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो खाना जल्दी से पक जाता है, टेम्परेचर कम कर देते हैं थोड़ा सा कम टाइम, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसको। अब कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर रेज द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमारे वाटर में कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल सीरियल्सिस, अगर हम लोग अनाज बनाते हैं, सॉफ्टन एंड मोर रेडली बॉइल्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें सॉल्ट भी मिले होते हैं, है ना, जल्दी से नहीं पक जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब जब वो कन्वर्ट होने लगे किस में, जब वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए, जब वो फ्रीज़ होने लगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की तरह फ्रीजिंग पॉइंट भी जो होता है वो अफेक्ट होता है प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज़ पे। मीन्स यहाँ पर भी वही खेल है कि प्रेशर जो है वो क्या होगा, लोअर होगा, तो इंक्रीज इन प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। प्रेशर जो है अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अगर सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा होंगे तो भी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिस फैक्ट इज़ यूज इन आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग में आप इसका यूज़ देख सकते हो। इंक्रीजिंग इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर व्हेन स्केटर मूव इन आइस, जब कोई स्केटर मूव करता है मतलब आइस पर चलता है, अपना स्केटर लेके चलता है, तो यहाँ पर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन आइस, तो आइस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो जो ये प्रेशर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है ना। एज अ रिजल्ट आइस मेल्ट एंड स्केट मूव ऑन इट, तो आइस क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, घुलने लगती है, और स्केट मूव करने लगता है। वेन द स्केट मूव फॉरवर्ड, जब स्केट मूव करता है फॉरवर्ड, प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीज करता है, हैंस वाटर रिफ्रीजर टू आइस अगेन, है ना। और जब प्रेशर डिक्रीज करने लगता है तो फिर से जो है आइस बन जाती है ना। चलो भाई, अब बी वाला क्वेश्चन, यहाँ पर बी वाला दिया है कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट, है ना, सॉल्ट्स इन वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर सॉल्युबल सॉल्ट जो है वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। टू मेल्ट द स्नो ऑन रोड सोडियम क्लोराइड, है ना, ऑन रोड्स सोडियम क्लोराइड इज स्प्रेड ऑन रोड्स ऑफ हिली एरियाज, जहाँ पर क्या होता है टू स्नो यानी कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड को छिड़काव किया जाता है रोड्स पे, हिली एरियाज़ में, जहाँ पहाड़ी इलाके एकदम बर्फ़ का पहाड़ होता है, तो वहाँ पर इससे बचने के लिए सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो जाता है आइस का, एंड रोज क्लियर्ड स्नो, और जो है रोड जो है वो क्लियर हो जाती है, बर्फ़ से क्लियर हो जाती है ना। डेंसिटी, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, आप लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, कि कितनी होती है, ऑफ 1 ग्राम पर cc एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या करता है, एनामलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि भाई वो ना तो जल्दी ठंडा होता है, ना तो जल्दी गर्म होता है ना। सो ऑल द सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जितने भी सब्सटेंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं ठंडा होने पर, और वाटर जो है वो एक्सपेंड करता है जब वाटर जो है, लेकिन वाटर का एनोमलस बिहेवियर है, इसी वजह से वाटर क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ठंडा होने पर, सिकुड़ता है। आइस ऑफ, जैसा एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, आइस एग्जांपल ले सकते हो। आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लोअर डेंसिटी होती है वाटर की, एंड आइस बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। अब आइस का जो लाइटर होती है, मतलब आइस का जो वेट होता है वो वाटर से कम हो जाता है, जब तभी वो फ्लोट कर पाती है वाटर पर। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है कि व्हेन वाटर एट बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक फ्रीज इनटू आइस, मतलब
जब वाटर जो है पॉन्ड का या लेक्स का फ्रीज हो जाता है, कब फ्रीज हो जाता है? जब वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो होता क्या है कि लाइटर देन वाटर राइस फ्लोट ऑन द टॉप। तो जो बड़े बड़े वाइस के टुकड़े होते हैं वो फ्लोट करने लगते हैं उस पर। वाटर फॉर्म लोअर लेयर इन विच फिश एनिमल्स सर्वाइव। और इस बर्फ़ के नीचे टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और उसके ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने पढ़ा था हीट में कि जो हमारा आइस होता है वो इंसुलेटर का काम करता है। वो इंसुलेटर का काम करता है, इसी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स एंड जितने भी एक्वेटिक फिशेस हैं वो सारी सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है। So thus the upper layer of ice act as insulator and protect the fish animals from further cold। कोल्ड से, ठंडे से बचे रहते हैं। भले ही ऊपर आइस जमी रहती है, जो ऊपर आइस जमी रहती है वही उन जानवरों को बचाती है। किससे बचाती है? एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ वाटर। ओके। अब यहाँ पर देखो दिया क्या है, आइस ऑन टॉप वाटर फ्रीजेज वेयर डीपर लेयर मेंटेन ड्यू टू एक्वेटिक लाइफ। भले क्या बोला जा रहा है कि जो टॉप की वाटर की जो टॉप की जो है सतह होती है वो फ्रीज़ हो जाती है, उसमें बर्फ़ जम जाती है लेयर में। बट नीचे की जो लाइफ जो नीचे होता है डीपर साइड में, वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर पानी सही रहता है। तो दिस इज़ हीट जो होती है वो नहीं एस्केप कर पाती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एक्ट जो आइस है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो दस प्रोटेक्ट द फिश एनिमल्स फ्रॉम फर्दर कोल्ड। तो इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स को कोल्ड से, ठंडी से बचाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट है हमारा वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो होता है वो 3 स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। जैसे वाटर H2O कैन बी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस। हम लोग पढ़ चुके हो कि हमारा जो वाटर है वो 3 स्टेट में मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। कौन कौन से वो मैटर के 3 स्टेट हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। सॉलिड है, आइस है, हीट किया कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, ठंडा किया ना, थोड़ा इसको और हीट किया हमने, इसको स्टीम में चेंज कर दिया। अब इस स्टीम को हम लोग ठंडा करेंगे तो चेंज हो जाएगा वाटर में, और इसको और ठंडा करेंगे तो बदल जाएगा ये सॉलिड में। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर ये फ्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर ये कंडेंसेशन हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं बेटा लोग, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स वाटर जो है, वाटर 4.2 जूल इतना होता है। आप लोग को बस इतना लगता है 15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर डिजॉल्व हो जाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस में और एक्वा सॉल्यूशन बनाता है। आपने ये पढ़ा है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अधिक से अधिक जो है अपने अंदर सॉल्यूट को क्या कर लेता है? एक्वा सॉल्यूशन बना लेता है, मतलब एकदम घुला मिला देता है अपने अंदर। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है इसकी ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप सभी को पता है कि वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अ प्रॉपर्टी विच रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एग्जिस्टिंग आयन एंड सेपरेट देम वीकनिंग स्टैंड बॉन्ड। ठीक है। तो ये अपने क्या करता है? वाटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे बॉन्ड्स को अपने ओर इकट्ठा कर लेता है, सबको मिला जुला कर रखता है। तो वाटर पॉसेस एबिलिटी टू डिजॉल्व द समथिंग इन एवरीथिंग। हर चीज़ में वाटर जो है वो मिल जाता है। दूध में मिल जाता है पानी, है ना, जैसे मिल जाता है चीनी में, नमक में। ठीक है। तो लगता ही नहीं है कि उसमें चीनी डली है, लगता ही नहीं उसमें नमक डला हुआ है। तो वाटर को इसीलिए बोला गया है भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अपने अंदर सबको समा लेता है, अधिक से अधिक चीज़ों को, सबको नहीं। ठीक है। अब भाई बात करते हैं एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन एयर। ठीक है। किस तरीके से हम लोग ये शो करेंगे कि सॉल्ट में वाटर, ठीक है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, पानी में कुछ डिजॉल्व सॉल्ट भी होते हैं। इसको कैसे प्रूव करोगे? तो पुट सम टैप वाटर, थोड़ा सा नल का पानी लो एंड क्लीन वॉच ग्लास, एकदम वॉच ग्लास लेना है उसको हमें, और फिर उस बीकर में पानी भर देना है और उसको हीट करना है, उसको बॉयल करना है। और जब वो ठंडा हो जाए, तब आप देखना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर मम्मी लोग भगोने में पानी गर्म करती हैं, पतीले में पानी गर्म करती हैं, तो होता क्या है कि पानी गर्म होने के बाद उसमें रिंग बन जाती है, वाइट 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 निशान पड़ जाता है। देखा है आप लोगों ने करके? है ना, करके देखा है आप लोगों ने? करके देखिएगा, ऐसा होता है ना। वॉच ग्लास इंडिकेटिंग वॉच कंटेंट डिजॉल्व सॉल्ट। तो यही जो रिंग बन रही है ना वाइट वाइट, यही जो गर्म करने के बाद पानी को फिर ठंडा हो जाए तो देखो वाइट वाइट जो रिंग बन जा रही है ना, वही बता रहा है कि वाटर में
कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट भी हैं, कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में। देखो यहाँ पर कंसनट्रेटिंग इस तरीके से कुछ रिंग बन जाएगी वाटर में, ना वाटर में नहीं बनेगी, उस गिलास में बन जाएगी इस तरीके से। आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा आप लोग को कि उसके अंदर कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट्स हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। जो ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं सॉल्ट्स, उनका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर एक्वायर्स टेस्ट ड्यू टू डिज़ोल्व सॉल्ट। वाटर जो होता है टेस्ट देता है, मतलब वाटर में थोड़ा बहुत टेस्ट जो होता है वो डिज़ोल्व सॉल्ट की वजह से आता है। डिज़ोल्व सॉल्ट जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब आपने देखा है फॉर एग्जांपल शुगर वाटर मिलाया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूट क्या होता है, वो कंपोनेंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। द कंपोनेंट विच डिजोल्व एज सॉल्यूट। नॉर्मली सॉल्यूट जो होता है प्रेजेंट होता है स्मॉलर अमाउंट में, और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे शुगर की अगर हम पानी में मिला रहे हैं तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसमें सब्सटेंस को डिजोल्व किया जाता है नॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट। हम लोग सॉल्वेंट को हमेशा नॉर्मली लार्ज अमाउंट में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं इन कंपेरिजन टू सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन वाटर इन सॉल्वेंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है ट्रू सॉल्यूशन की। पहला तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस इन नेचर होता है, मतलब एकदम मिलजुल जाएगा, पता नहीं चलेगा। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट सिमिलर टू साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो साइज होता है पार्टिकल्स का, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, इसी वजह से वो आसानी से मिल जाता है ना। अब भाई यहाँ पर दिया है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर कि सॉल्यूशन विच इज वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। वाइट वन ऑफ विच ऑफ लिक्विड एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि विच एनी लिक्विड एज एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर हम बोले कॉमन सॉल्ट और शुगर को पानी में मिला दो तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। जबकि सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, अगर हम सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड को, आयोडीन को, अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है जिसमें कोई सॉल्यूट के पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते, बल्कि ये सस्पेंडेड हो जाते हैं और बल्क बना लेते हैं मीडियम में। जैसे चौक के पाउडर को पानी में मिला दो तो ये क्या होंगे, मिलेंगे नहीं, नीचे जाकर बैठ जाएंगे, तो ये होगा सस्पेंशन। और ये हेट्रोजिनस मिक्सचर होगा जो मिलेगा नहीं। सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो सस्पेंशन और लार्ज साइज के होते हैं, तभी तो हम इसको अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका साइज पार्टिकल जो होता है वो लाई करता है कौन से पार्टिकल्स के बीच का, ट्रू सॉल्यूशन के बीच का और सस्पेंशन के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, दूध जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजेनस होता है नेचर में, मतलब ये भी आसानी से मिलेगा नहीं, और इसके साइज ऑफ पार्टिकल थोड़े से स्मॉलर होंगे सस्पेंशन से, लेकिन ग्रेटर होंगे ट्रू सॉल्यूशन से, लगभग 1 से 100 नैनोमीटर। देखो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन कितना मिला जुला है, कोलाइडल सॉल्यूशन का ये एग्जांपल है, सस्पेंशन का ये एग्जांपल है। बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल के पार्टिकल थोड़े छोटे होते हैं बट ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस है, ये तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, डिफरेंस मैंने अच्छे से बता दिया है, सब कुछ आप लोग कर लोगे। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सेपरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये तीनों पढ़ लेंगे, हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, उसके लिए सॉरी बच्चा लोग। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ना तो ज़्यादा सॉल्यूट हो ना ज़्यादा सॉल्वेंट हो, डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर दिया गया 36 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो गिवन टेम्परेचर पे, देन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर 50 ग्राम NaCl में डिजॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर को। तो ये सारा था आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये पूरा टॉपिक और पूरा चैप्टर अभी बचा हुआ है चैप्टर, काफ़ी लेंथी चैप्टर हो गया भाई ये तो, है ना। तो चलो जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई है। अब इसका चौथा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। चलो वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।